हमें ये कहानी यूपी से एक फौजी भाई ने भेजी है। उनकी ये आप बीती कहानी है। उनका कहना है कि आप मेरी कहानी को अपने चैनल पर जरूर सुनाइए। आपके चैनल पर हमेशा सच्ची कहानियां होती हैं जो दिल को छू जाती है। आपके चैनल की कहानी हमेशा देखता रहता हूं, तो मैंने भी सोचा कि मेरी आप बीती कहानी लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। ये मेरी ऐसी कहानी है, जरूर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि विश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती। विश्वास एक पति पत्नी के प्यार में भी होता है, भाई बहन के रिश्तों में भी होता है। माँ का प्यार एक ऐसा प्यार होता है जो अंधा भी होता है। माँ के प्यार का कोई मोल नहीं होता, और जहाँ विश्वासघात होता है तो ये सभी रिश्ते चकनाचूर हो जाते हैं। मैं एक रिटायर फौजी हूँ। फौज से रिटायर होने के बाद में मैं अपना घर और बच्चों का खर्चा चलाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। चलिए ये कहानी सुनते हैं फौजी भाई के ऑटो में बैठी उस लड़की से। आज का दिन मेरे लिए ईद का दिन था। खुशी से मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। पापा ने मुझे कॉलेज जाने की इजाजत दे दी थी। बचपन से मुझे पढ़ाई का शौक था, मगर पापा मेरी जल्दी शादी करना चाहते थे। खैर मम्मी के लाख मिन्नतें और रिक्वेस्ट करने पर वे मान भी गए थे। कॉलेज में आज मेरा पहला दिन था। स्कूल से ज्यादा कॉलेज में लड़कियां थी। मैंने महसूस किया कि लड़कियां मुझे मुड़ मुड़ कर देखा करती थी। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ और मौसियाँ बहुत खूबसूरत थी, पूरे खानदान में मशहूर थी, और शायद इसी वजह से मुझे अकेले कॉलेज भेजना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने मेरे आने जाने के लिए एक 3 व्हीलर लगवा दिया था। 3 व्हीलर वाले अंकल मेरे पापा के जान पहचान वाले थे। उन अंकल की उम्र मेरे पापा से मिलती जुलती थी, तो ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं थी, घर वाली ही बात थी। पहले दिन तो ठीक रहा। मुझे उन्होंने वक्त पर कॉलेज छोड़ा और वक्त पर लेने भी आ गए। मुझे भी तसल्ली हो गई कि अंकल थे भी मेरे पापा की उम्र के। अगले दिन कॉलेज से वापसी पर अंकल ने मुझे बताए बगैर ही 3 व्हीलर एक अनजाने से रास्ते में ले लिया। ये रास्ता मेरे घर की तरफ नहीं जाता था। जब रास्ता काफी लंबा हो गया तो मेरे दिल में एक अजीब सा शक पैदा हो गया। मैंने अंकल को रोकना चाहा, मगर शायद 3 व्हीलर की आवाज की और शोर की वजह से वो मेरी आवाज सुन न पाए। वह मेरी आवाज न सुन पाए, इस बात ने तो मुझे और भी डरा कर रख दिया था। मैं अनजाने से डर के मारे पसीने में भीग गई थी। कभी तो मैं 3 व्हीलर से उतरने का सोचती, मगर फिर ख्याल आया कि चलते 3 व्हीलर से छलांग लगाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। खुदा न खास्ता हादसा हो गया तो क्या करूंगी। थोड़ी देर के बाद अंकल ने 3 व्हीलर एक घर के आगे रोक दिया। मेरे तो दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। आने वाले वक्त के लिए मैं खुद को तैयार कर रही थी। सोच रही थी अगर कुछ हुआ तो ये करूंगी वो करूंगी, जबकि मैं जानती थी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तो अभी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में आई थी। फिर अंकल ने 3 व्हीलर से उतरकर दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ पलों के बाद दरवाजा खुला और एक 15-16 साल की लड़की अधेड़ उम्र औरत के साथ बाहर आई। औरत ने अंकल से कुछ न कहा, खामोशी से बात किए बिना दरवाजे से अंदर चली गई। जबकि लड़की आकर 3 व्हीलर में बैठ गई, मैं सुकून का सांस लिया, वरना डर के मारे मेरा बुरा हाल था। लड़की 3 व्हीलर में आकर बैठी तो मुझे कुछ सहारा हुआ। उसने नकाब पहन रखा था, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी, जो बड़ी बड़ी और नीले रंग की थी। उसके सफेद हाथ और लंबी लंबी उंगलियां, उसकी खूबसूरती मुझे दिल ही दिल में जला रही थी। मैं उससे बात करना चाहती थी। मैंने उसकी तरफ 2-3 बार देखा, मगर वो मेरी तरफ ना मुड़ी। खैर मैं भी अपने घमंड के मारे चुप रही। मैंने उससे बात करना ठीक नहीं समझा। जब वही बात नहीं करना चाहती तो मैं क्यों करती। रास्ता भर हम लोग बिल्कुल चुप रहे, आपस में कोई बात नहीं की। घर आकर मैंने कॉलेज का होमवर्क करने लग गई और मैं वह 3 व्हीलर वाली बात भूल गई। अगली सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए 3 व्हीलर में बैठने जा रही थी तो मुझे 3 व्हीलर से बातों की आवाज आई। जब मैं पास पहुंची तो वह लड़की और अंकल आपस में बातें कर रहे थे। मेरे आने पर वे दोनों चुप हो गए। मुझे उन दोनों के बात करते करते चुप हो जाना, इस बात पर मुझे थोड़ा शक हुआ और मुझे कुछ अजीब लगा। फिर भी मैं चुप रही, क्योंकि ये उन दोनों का आपस का मामला था। आज भी सारा रास्ता उस लड़की ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं कॉलेज में एक नई सहेली बना ली थी। मैंने उस लड़की के बारे में बात की तो उसने मुझसे कहा ये कोई खतरे वाली बात भी तो हो सकती है। आजकल किडनैप करने वाले लोग भी ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, मगर न जाने क्यों मुझे डर नहीं लगा। अगर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा करना होता तो मेरे पापा भी अच्छे खासे जान पहचान रखते थे और समझदार इंसान थे। वह क्यों उस आदमी पर भरोसा करते। दूसरा ये कि कोई ऐसी वैसी बात होती तक मुझे उसका पता क्यों न चला। खैर मैंने लड़की की बात को दिमाग से झटक दिया।
मगर मुझे हैरानी तब हुई जब वापसी पर मुझे वह थ्री व्हीलर में बैठी ही मिली और फिर ये सिलसिला तो रोज ही शुरू हो गया। मैं सुबह आती तो वह थ्री व्हीलर में बैठी रहती और जब शाम को छुट्टी के वक्त अंकल मुझे वापस लेने आते तब भी वह थ्री व्हीलर में बैठी होती। यहाँ तक कि मेरा घर आ जाता, अंकल मुझे घर के बाहर उतार देते, वह थ्री व्हीलर में ही बैठी रहती। अब तो मुझे उससे दिलचस्पी हो गई थी। वह रोज एक ही तरह के नकाब में होती थी, कोई बात न करती और शीशे में मुझे घूरती रहती थी। मैंने उससे दोस्ती करना चाहती थी, बल्कि ये था मैं खुद ही उससे बात करना चाहती थी, क्योंकि सारा रास्ता मैं बोर हो जाती थी। अगले दिन मैंने उससे बात करने की खुद ही सोच रही थी। मैंने हिम्मत करके उससे उसका नाम पूछा। थोड़ी देर में वो मुझे खामोशी सी देखती रही और फिर धीरे से बोली, जी मेरा नाम आरजू है। इतना कहकर वह खामोश हो गई। मैं उम्मीद कर रही थी वो मुझसे पूछे कि मेरा नाम क्या है, मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, मगर उसने कुछ न पूछा। तो मुझे भी ज्यादा बात करना अच्छा नहीं लगा। आने वाले कुछ दिनों में हमारी कोई बात नहीं हुई। फिलहाल अब ये हुआ था, मैं उसे मुस्कुराकर देखती थी और वो मुझे मुस्कुराकर देखती थी। अब मुझे लगने लगा था वो मुझसे बात करना चाहती है, मगर डरी समी रहती, इसलिए वो मुझे कुछ कह नहीं पाती। अक्सर उसकी आंखों में सवाल होते या मुझे कुछ कहना चाहती, मगर फिर वह कुछ सोचकर चुप हो जाती। बात उसके हल्क में ही अटक जाते। शायद वो बात करना चाहती थी मगर कर नहीं पाती थी। एक दिन कॉलेज से वापसी पर अंकल को किसी ने फोन किया। फोन सुनते ही उन्होंने थ्री व्हीलर रोका और साइड में लगा ली। थ्री व्हीलर के बाहर निकलकर वो मुझसे बोले, बेटा मुझे जरूरी काम पड़ गया है, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम दोनों यहीं बैठी रहना। भीड़ भाड़ वाली जगह है, कहीं इधर उधर मत जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। मैंने कहा जी अच्छा है। ये कहकर बैठ गई और दिल में खुदा का शुक्रिया अदा किया। आज आरजू से बात करने का मौका मिल गया। जब अंकल के जाने का यकीन हो गया तो मैं उसकी तरफ मुड़ी और कहा, आप कहाँ जाती हैं? मुझे आपको यहाँ देखते हुए काफी दिन हो गए हैं। मैं अकेले रास्ते भर बोर हो जाती हूँ। आपसे बात करने का दिल भी चाहता है, मगर आप जवाब नहीं देती तो मैं भी चुप हो जाती हूँ। मैंने एक ही सांस में कितनी सारी बात कह डाली, क्योंकि आज मुझे उससे जरूर बात करनी थी। ये सुना था कि आरजू की मुस्कुराहट भी लौट आई। हालांकि वो हैरान परेशान बैठी थी। इतने दिन से थ्री व्हीलर में साथ आने जाने की वजह से हमें एक दूसरे की जानने की इच्छा पैदा हो गई थी। उसने इधर उधर देखा और फिर बोली, मैं भी आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है, मगर बस पापा की वजह से चुप रहती हूँ। के मुंह से पापा का नाम सुनकर मैं समझ गई थी थ्री व्हीलर वाले अंकल की बेटी है। आरजू ने इधर उधर देखा और बोली, अगर पापा आते हुए दिखाई दे तो मुझे बता देना, ताकि मैं आपसे बात करना बंद कर दूं। पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं किसी और से बात करूं। हाँ, पापा आपको अच्छा समझते हैं, इसलिए मुझे भी आप अच्छी लगती हैं। मेरा दिल करता है कि आपसे मेरी दोस्ती हो जाए। अगर मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो शायद और भी अच्छा हो जाए। आप मुझे समझ जाएंगी और हमारी दोस्ती भी अच्छी हो जाएगी। उसने चमकती आंखों से मुझे देखा तो मैंने खुशी दिल से हाँ कहा, लेकिन मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। आखिर सुबह शाम थ्री व्हीलर में क्यों बैठी रहती हो? अगर हमारी दोस्ती हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। फिर उसने बताना शुरू किया, मेरे पापा रिटायर्ड फौजी हैं। हमारा संबंध एक गरीब खानदान से ही था। मेरे पापा कोई आला अधिकारी नहीं थे, मगर फिर भी हमारे घर के हालात बखूबी चल रहे थे। मेरे पापा ने हमें लाड प्यार से पाला था। मेरे पापा आज आपको ऐसे देख रहे थे ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वह बहुत खुश मिजाज आदमी थे, मिलनसार भी थे। कभी भी हमें उन्होंने किसी से मिलने से नहीं रोका था। पापा के अपने भी बहुत सारे दोस्त थे, उनकी छुट्टी होने पर उनसे मिलने आया करते थे। अंकल सरफराज का मिजाज तो बिल्कुल मेरे पापा के जैसे था। मेरे पापा से उनकी उम्र थोड़ी कम थी, मगर रख रखाव, बातचीत और हंसी मजाक बिल्कुल उन्हीं की तरह ही करते थे, इसलिए वह भी पापा को भाइयों की तरह चाहते थे। पापा का रिश्ता भी उनके साथ काफी मजबूत था। उनका हमारे घर काफी आना जाना था और फिर पापा ने उनकी शराफत को देखते हुए अपनी बहन की मंगनी भी उनसे की थी। दादाजी के मरने के बाद अब वही बुआ की खुशियों की हिफाजत के जिम्मेदार थे। बाकी बुआ तो ब्याही जा चुकी थी, मगर एक फरजाना थी, तो पापा ने उनका रिश्ता सरफराज अंकल के साथ तय कर दिया था। अब सरफराज अंकल और मेरी बुआ की एक बेहतरीन जोड़ी थी। मेरे पापा के नजर में इस रिश्तेदारी के बाद वह हमारे घर में सगे मेंबर बन गए थे। पापा ना होते वह हमारा ख्याल रखते, दूध पानी वगैरह दरवाजे पर ही दे जाते थे। एक बार जब देश में कुछ बमबारी हुई थी, उनकी वजह से फौजियों पर मुसीबत आई हुई थी। पापा को 6 महीने लगातार कोई छुट्टी नहीं मिली। इस बीच सरफराज अंकल ने हमारा बहुत ख्याल रखा था। मेरी बुआ से शादी के बाद भी उनका ध्यान हम पर से कम ना हुआ था।
वैसे भी हमारी बुआ काफी शर्मीली टाइप की औरत थी। उनको बाहर आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लोगों से मिलना जुलना भी कम नहीं था। जबकि अंकल काफी हंसमुख थे। वे अक्सर हमें बाहर घुमाने के लिए ले जाया करते थे। हम भी मम्मी के साथ खुशी खुशी जाते। वे वापसी पर हमें आइसक्रीम भी खिलाते थे। मुझे और मेरी छोटी बहन रुखसाना दोनों को ही सरफराज अंकल बहुत अच्छे लगते थे। शुरू में तो हम ना समझ थे, हमें कुछ समझ ना आया, मगर फिर धीरे धीरे मुझे अंकल का यूं मेरी माँ से हंस हंस कर बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और फिर कभी कभी मम्मी के होते हुए भी सरफराज अंकल पापा का मजाक उड़ाते। उनका अपना कारोबार था, वह अक्सर मेरे पापा का मजाक उड़ाते रहते थे। एक दिन तो हद हो गई। मगरिब के बाद वे हमारे घर आए। उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग की पन्नियां थी। उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। अपनी हंसी दबाते हुए वे कहने लगे, पता है भाभी, आज मैंने कसाई से फौजी की खोपड़ी मांगी तो उसने क्या दिया? बकरे की सीरी थी, वह भी बिना दिमाग की। उन्होंने आंख दबाकर मम्मी की तरफ देखा। वह भी हंसने लगी। मुझे मम्मी की ये हरकत बहुत बुरी लगी। हमारे पापा हमारे लिए दिन रात मेहनत करते थे और मम्मी थी अपने ही नंदोई के साथ मिलकर पापा के पैसे और उनके भोलेपन का मजाक उड़ा रही थी। मैं बड़े ही गुस्से में अंकल को देखने लगी। जी चाहा कि उनके मुंह पर थूक दूं, मगर मम्मी की वजह से चुप रही। उस दिन के बाद से तो मुझे अंकल से चिढ़ हो गई। यूं भी मैं छठी क्लास में आ चुकी थी। रुखसाना तो अभी दूसरी क्लास में थी। उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी, मगर मैं अंकल की बातें समझने लगी थी। इस बात को मम्मी ने भी महसूस कर लिया। उन्होंने सख्ती से मुझे मना कर दिया कि जब अंकल घर में आए तो मैं उनके सामने बिल्कुल भी ना आऊं। मुझे भी अंकल से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने भी उनसे बातचीत करना छोड़ दिया। अंकल को इस बात की कोई परवाह नहीं थी और लगातार वह हमारे घर आते रहे, जबकि वह हम बच्चों के लिए आते थे। मगर अब हम बच्चे अपने कमरे में ही रहा करते थे। रुखसाना मेरी बहन मेरी बहुत बात मानती थी। वो मेरे साथ कमरे में ही बंद रहा करती थी। हमने अलग अलग तरह की किताबें अपने कमरे में रखी थी। हम अक्सर अपने कमरे को सजाते भी रहते थे। तो अब हम अंकल के साथ बाहर घूमने के बजाय कमरे में बैठकर किताबें पढ़ा करते थे। मम्मी भी हम दोनों बहनों से बिल्कुल लापरवाह हो गई थी। स्कूल से आने के बाद हम दोनों कमरे में बंद रहते। अंकल अक्सर घर आ जाते और मम्मी और वो बातें करते रहते। मैं बचपन से ही समझदार थी। मैं अपनी छोटी बहन रुखसाना का बहुत ख्याल रखती थी। हम दोनों बड़ा मिलजुल कर रहते थे। हम सोते भी अलग कमरे में ही थे। अब मुझे आदत हो गई थी, मगर उस दिन जोरों की बारिश थी। मुझे और रुखसाना को बहुत डर लग रहा था। मैंने अपनी छोटी बहन को इधर उधर की कहानी सुनाकर सुला तो दिया था। यूं लगा था कि छत हवा से उड़ जाएगी। कभी कभी मैं उठकर बाहर देखती और फिर आंखें बंद कर लेती। वे रात बहुत खौफनाक थी। जब मेरा डर खत्म ना हुआ तो मैंने मम्मी के कमरे में जाने का सोच लिया। मेरी छोटी बहन मेरे साथ ही सो रही थी। मैंने सोचा मम्मी को बुलाकर इसी कमरे में ले आऊंगी, क्योंकि रुखसाना नींद से जागकर फिर वो बड़ी मुश्किल से सोएगी। ये सोचकर मैंने उठकर दरवाजा खोला और मम्मी के कमरे की तरफ आ गई। मम्मी के कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने खिड़की के अंदर झांका तो अंदर बिल्कुल अंधेरा था। मैं मम्मी को पुकार रही थी, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में जोर की बिजली कड़की। एक पल के लिए तो हर जगह बिल्कुल उजाला हो गया था। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में मैंने सरफराज अंकल को मम्मी के कमरे में देख लिया था। मैंने जो कुछ देखा वह तो अपने शब्दों से बता नहीं सकती। अभी मैं खिड़की से लगाकर खड़ी थी कि मेरी बहन की चीखों की आवाज आई। मैं मम्मी की खिड़की छोड़कर बहन की तरफ भागी। शायद मेरी बहन अभी अभी जागी थी। मैंने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। मेरे आने के बाद शायद मेरी बहन भी जाग गई थी और कमरे से बाहर आने की कोशिश की होगी तो दरवाजे के साथ बनी सीढ़ियों से फिसल गई होगी। उन सीढ़ियों से हम अक्सर आते जाते थे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक थी। एक दो बार मेरी छोटी बहन वहां से गिर भी चुकी थी और शायद बारिश में फिसलने की वजह से वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। मैंने वापस कमरे में आकर देखा तो बिजली जा चुकी थी। रुखसाना कमरे में नहीं थी। मैंने जल्दी से जाकर मम्मी का दरवाजा बजाया। मेरी माँ ने दरवाजा ना खोला। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, मगर मेरी माँ ने दरवाजा खोलने में बहुत देर लगा दी। दरवाजा खोलकर उन्होंने गुस्से से मुझे देखा। मैंने उन्हें बताया कि रुखसाना सीढ़ियों से नीचे गिर चुकी है। इतने में मेरी बहन की सिसकियां दम तोड़ चुकी थी। हम लोग उसके पास गए तो वो बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। मम्मी के पीछे पीछे सरफराज अंकल भी आ गए, जो अभी अभी वो मेरी मम्मी के कमरे से ही निकले थे। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मगर मेरी बहन के शोक निकलने के बाद जो कुछ मेरे दिमाग में आया, जो कुछ मैंने देखा था, मैंने पापा को सब कुछ बता दिया। अब ये सुनकर वे दंग रह गए।
फिर बोले, बेटा ऐसी बात नहीं करते, आप अपनी अम्मी के बारे में ऐसा मत सोचा करो। आपने मुझसे कह तो दिया है, मगर उनके चेहरे पर फिक्र के आसार गहरे थे। उस दिन के बाद से पापा अक्सर घर पर रहने लगे। फिर एक दिन उन्होंने बताया कि वे जा रहे हैं, अब शायद उन्हें 3 महीने छुट्टी ना मिले। मैंने उनकी जल्दी जल्दी पैकिंग की, वे घर से निकले। करीब आधे घंटे के बाद ही सरफराज अंकल हमारे घर आ गए। वे दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगे। मैं हैरान थी। मेरी माँ मेरी बहन के मौत के गम से कितनी जल्दी बाहर निकल गई, जबकि मैं अभी तक रोती रहती थी। मुझे कमरे में उसकी किताबें देखकर रोना आता था। उसकी याद आती थी तो अक्सर मैं अपनी मम्मी के पास दौड़कर आ जाती, लेकिन मेरी माँ तो अक्सर अपने मोबाइल में ही लगी रहती, या फिर सरफराज अंकल आ जाते और वे दोनों बातें करने बैठ जाते। ऐसे में तन्हाई का शिकार हो गई थी। मेरी छोटी बहन की याद मुझे बहुत आती थी। उस दिन पापा के जाने के बाद सरफराज अंकल और मम्मी बातें कर रहे थे। अचानक ही दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। मेरी माँ तो अंकल से बातों में बिजी थी। मैं दबे कदमों से वहां गई और दरवाजा खोल दिया। सामने मेरे पापा खड़े थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो दबे कदमों से अंदर आए और मुझे अपने कमरे में जाने को कहा। उसके बाद मम्मी और पापा की खूब लड़ाई करने की आवाज आ रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी। थोड़ी देर के बाद जब पापा ने मुझे बाहर बुलाया, वहाँ माँ नहीं थी, शायद वह जा चुकी थी। पापा ने मुझे प्यार किया और तसल्ली दी। जब मैंने अपने माँ के बारे में पूछा तो वह रोने लगे और कहने लगे कि अब वह इस घर में नहीं आएगी। उस दिन के बाद से मैं और पापा अकेले रहते हैं। अब वो कहते हैं माँ ने उन पर केस कर दिया है। अब उन्हें माँ को कुछ पैसे देने हैं। वे कर्ज उतारने के लिए वो थ्री व्हीलर चलाते रहते हैं। घर में कोई नहीं होता। पापा को अब किसी पर भरोसा नहीं, इसलिए वो मुझे अक्सर अपने थ्री व्हीलर में ही बैठा के रखते हैं। कुछ दिन मैं अपने बड़ी माँ के घर पर रही, मगर अब वहाँ नहीं जाने देते। शायद इसलिए वहाँ मेरे बड़ी माँ के साथ बेटे हैं। अब वह चाहते हैं कि मैं हर वक्त उनकी निगाहों के सामने रहूं। मुझे भी घर में अकेले डर लगता है। अब वो ज्यादातर लड़कियों या औरतों को ही अपने थ्री व्हीलर में बैठाते हैं। मैं भी उनके साथ अलग अलग जगह पर जाती हूँ, घूमती हूँ, फिरती हूँ और शाम को हम घर आ जाते हैं। जो औरत उस दिन तुमने देखी थी ना, वो मेरी बड़ी माँ थी। अब वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती, मगर मैं चाहती हूँ तुम मुझे दोस्ती बना लो। पापा को तुम अच्छी लगती हो क्योंकि तुम्हारे पापा अच्छे हैं। अगर तुम मेरे पापा से बात करो, मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ। उसने उम्मीद भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और बोली, मैं इतवार को बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ। वह सारा दिन कमरे से नहीं निकलती थी। सुबह सुबह घर का काम करके वह अक्सर फ्री हो जाती है। अभी वह ये बातें कर ही रही थी कि अंकल वापस आ गए। उनके आते ही आरजू बिल्कुल चुप बैठ गई। मैं भी उसकी मजबूरी समझते हुए जब मैंने घर जाकर ये सारी बात बताई और पापा से रिक्वेस्ट की, पापा आप आरजू के पापा से बात करो, तो वह बोले, बेटा ये उनके घर की आपस की बात है। अच्छा ही होगा कि तुम इस बात से दूर ही रहो, और वैसे भी तुम्हें अभी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। अब पापा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। उनसे बहस नहीं कर सकती थी, मगर मैं आरजू के लिए अक्सर घर से कुछ न कुछ पकाकर ले जाती थी। उसे कहानियों की किताब भी दिया करती थी ताकि उसका दिल लगा रहे। अंकल मुझे कुछ नहीं करते थे, वह भी मेरे रखरखाव से बहुत खुश रहते थे। मैंने कभी ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की और एक दिन डरते डरते अंकल से बात की। कहा कि मैं आरजू की फीस भर दूंगी, आप मेरे कॉलेज में आरजू का एडमिशन करवा दो। आरजू पढ़ने में बहुत तेज है, हम दोनों एक ही साथ कॉलेज में जाएंगे और हमारा कॉलेज भी गर्ल्स कॉलेज है, उसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। अंकल ने भी आरजू को पढ़ाने की परमिशन दे दी थी और हम खुशी खुशी अब दोनों सहेली बन गए। एक दिन कॉलेज में मिलने के लिए आरजू की माँ आई थी, जो कि सरफराज अंकल के साथ ही आई थी। सरफराज अंकल ने मेरी माँ से निकाह कर लिया था और वे दूसरे मकान में रहा करते थे, क्योंकि सरफराज अंकल के पास बहुत पैसे थे और एक अलग घर बनाकर मेरी माँ को उन्होंने दिया हुआ था। इधर मेरे पापा का मेरी माँ से और सरफराज अंकल से और मेरी बुआ से भी नाता रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया था। वे कभी भी इधर नहीं आते थे, लेकिन वे अपनी छोटी बहन के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे, क्योंकि मेरी माँ ने उनकी छोटी बहन का बसा बसाया घर उजाड़ दिया था और अपना घर भी बर्बाद कर लिया था। अब वे दोनों भाई बहन अक्सर एक दूसरे से मिलते तो बहुत ज्यादा रोया करते थे और कहते थे, आरजू की माँ ने हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है, न जाने वे कैसी औरत है। उसकी आंखों में जरा भी शर्म हया नहीं है। 2 बच्चों की माँ होते हुए भी उसने इतना बुरा किया और फिर सरेआम सरफराज के साथ घूमती फिरती रहती है। वो मेरी बुआ को भी कुछ नहीं समझती। मेरी बुआ के पास भी 2 बच्चे हैं। मेरी बुआ इसलिए मजबूर है अपने शोहर के साथ रहने पर, क्योंकि वह नहीं चाहती उन बच्चों को बिन बाप का कर दे।
अब मेरी माँ के यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई है जो कि सरफराज अंकल से है। जब वो मेरे कॉलेज आई तो मैंने उनका सामना नहीं कर पाई थी। मुझे बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था। मन तो कर रहा था कि मैं उनका जाकर मुंह नोच लूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि मैंने उनके कोख से जन्म लिया था। वो मेरी माँ थी। मैंने तो अपने कॉलेज में ही शोर मचा दिया था कि मैं इस औरत को नहीं जानती, न जाने क्यों मुझे ये अपनी बेटी कह रही है। लेकिन मैं घर आकर बहुत रोई, पापा को नहीं बताया, नहीं तो मेरे पापा और ज्यादा परेशान हो जाते, शायद मेरा कॉलेज भी छुड़वा सकते थे। ये बात मैंने हजम कर लिया और मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो अपनी माँ के वजूद से ही नफरत है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। आप लोग ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ कल मैं एक नई कहानी के साथ, नई उमंग के साथ। मुझ पर सदा अपना स्नेह और प्यार बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।